नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे सेशन ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड किए हैं जिसमें मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और कुछ ज्योग्राफी का भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये हमारा 21st वीडियो है इसी सीरीज में और इसमें हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है। पहली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि द सेज इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर एल्डरली पीपल। The silver economy includes all those economic activities, product and services designed to meet the needs of elderly people. तो अब आपको बताना है कि सेज इनिशिएटिव से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें हैं, एल्डरली जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हमारे देश में, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इन दोनों में से वो कौन सा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने यहाँ पर एक सेज जो इनिशिएटिव है वो यहाँ पर लिया है। सेज का अगर हम यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीनियर केयर। ठीक है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एजिंग ग्रोथ इंजन जो है वो यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया है और ये जो पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है ये किससे रिलेटेड है, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, जो एल्डरली यहाँ पर लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि टोटल 100 करोड़ रुपीज जो है, ठीक है, वो यहाँ पर अभी सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि जो सिल्वर इकोनॉमी है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाए। ठीक है, जो सिल्वर इकोनॉमी टर्म यहाँ पर दिया गया उसको प्रमोट करने के लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि सैंक्शन किए गए हैं। और सेज पोर्टल जो होगा ये वन स्टॉप एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी एल्डरली केयर के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, सर्विसेज वगैरह होती हैं, तो उसमें जो भी अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स वगैरह काम करते हैं वो सारे सर्विसेज जो हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि सिल्वर इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो भी ओल्डर या फिर एजिंग पीपल होते हैं, ठीक है, ताकि उसका सही तरीके से जो है वो प्रयोग यहां पर कर सकें, है ना। मतलब सिंपल सी बात यहां पर अगर आप देखोगे तो सिल्वर इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ एल्डरली पीपल, है ना। मतलब कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह होंगे उसका प्रयोग कौन करेंगे, जो एल्डरली यहाँ पर पीपल है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सिल्वर इकोनॉमी जो टर्म है वो यहाँ पर यूज किया गया। मतलब कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सेज का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इस इनिशिएटिव के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसको 1974 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर कब बना था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 2017 में इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर बना। तो अभी आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने डिफेंस मास्टर ऐप पर एक न्यूज आर्टिकल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया है कि आप फुल टाइम मेंबर बनो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आईईए जो है उसका फुल टाइम मेंबर इंडिया नहीं है अभी, है ना। अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये एक यूएन बॉडी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक यूएन बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक ऑटोनोमस, ठीक है, ये आपको मिलेगा ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इसमें यूनाइटेड नेशन का जो है वो कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। बाकी इसका जो यहाँ पर
स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1974 में ही हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, ठीक है। और आईईए का बेसिकली काम यहाँ पर होता है कि एनर्जी पॉलिसीज को यहाँ पर ये फोकस करते हैं, है ना, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर काम करती हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 ई के बारे में बात होती है ना, 3 ईज जो हैं उनके बारे में बात होगी। अब ये 3 ईज यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला जो है ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, है ना, कि भाई जो भी एनर्जी सोर्स वगैरह होते हैं उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन रहे। और तीसरी जो ई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये 3 चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहला गलत हो गया। और इंडिया जो है वो यहाँ पर क्या था, इसका एसोसिएट मेंबर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इंडिया 2017 में बना था। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एसोसिएट मेंबर बनने से पहले भी इंडिया का जो एंगेजमेंट था आईईए के साथ वो बहुत पुराना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो केवल आपको सही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आपको बताना है कि इनमें से ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड अ पोर्टल नेम द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर द मार्केटिंग ऑफ बैम्बू गुड्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो बैम्बू गुड्स हैं, बांस के जो गुड्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया जिसको बोलते हैं द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ बैम्बू आफ्टर चाइना एंड वियतनाम। तीसरी बात है, a restructured national bamboo mission was launched in 2018-19 for the holistic development of the complete value chain of the bamboo sector, ठीक है। तो बम्बू सेक्टर का जो कंप्लीट वैल्यू चेन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए हमने नेशनल बम्बू मिशन जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने वाला जो प्लान था वो 2018-19 में यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा होता है, कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा मिलती है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया जो है वो आपको कौन से नंबर पर देखने को मिलेगा, या आपको मिलेगा सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखेंगे तो कौन सी कंट्री है, ये आपको चाइना देखने को मिलेगी, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आपको इंडिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये किसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट है 2018 की, ठीक है। उसके बेसिस पे यहाँ पर ये बात जो है वो बताई जा रही है, ठीक है, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। और ये स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट कब की है, ये 2018 की है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये बात जो है वो बताई गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड विंडो जिसको हम बोलते हैं द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, है ना, तो उसको यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है ताकि जो भी बैम्बू गुड्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग वगैरह यहाँ पर की जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन जो था इसको 2018-19 में लॉन्च किया गया था ताकि जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बस ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो इसका जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक चीज यहां पर ये देखिएगा कि यहां पर क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेडिकेटेड अ पोर्टल नेम्ड द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर द मार्केटिंग बैम्बू गुड्स, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या है कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो एकदम से ध्यान जो है वो यहां पर पहुंच गया। तो अभी अगर हम यहां पर बात करेंगे ना तो एक पोर्टल जो यहां पर लॉन्च किया गया है, तो पोर्टल का नाम यहां पर क्या है, पोर्टल का नाम देखोगे तो इसको बोलते हैं हम GEM, ठीक है। ये है आपका GEM पोर्टल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस,
ठीक है, ये पोर्टल है और इसमें अगर आप देखोगे तो इस पोर्टल में जो है एक विंडो आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो किस नाम से स्टार्ट करी गई है, जो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से स्टार्ट करी गई है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि जो पोर्टल का नाम है वो क्या है, वो है GEM पोर्टल, है ना, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और इसमें एक विंडो जो है वो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के बारे में बात हो रही है, जो कि बंबू के मार्केटिंग के लिए यहां पर स्टार्ट करी गई है। तो पोर्टल का नाम डिफरेंट है, उसमें एक जो विंडो है उसका नाम है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। जैसे एक चीज होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि पोर्टल जो है वो GM पोर्टल है और उसके अंदर बहुत सारी चीजों में एक चीज जो है वो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो छोटी छोटी सी गलतियां पेपर में हो सकती हैं, तो ये छोटी सी बात जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं CSIR, ठीक है, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। तो CSIR से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात हो रही है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इट्स एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, है ना, मतलब कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। इट इज द ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अमंग द टॉप 100 ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, सिग्मेगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर रैंकिंग निकलकर सामने आई है 2021 में, जिसको बोलते हैं साइमेगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, तो उसमें इंडिया से केवल एक ऑर्गेनाइजेशन आपको टॉप 100 में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है CSIR। इसको स्टेब्लिश किया गया था 2005 में और ये कहां पर लोकेटेड है, ये दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं ये इसके क्या होते हैं, इसके प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो एक्स ऑफिशियो जो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे वो आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे देश के जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे वो CSIR के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो CSIR है ना, इसको 2005 में स्टेब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, CSIR बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, इसको 1942 में जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो गया, है ना। तो अब इस दोनों को अगर आप गलत कर दोगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि 2021 की रैंकिंग में, है ना, टोटल मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो CSIR की रैंकिंग है ये 37th है। ठीक है, आउट ऑफ 1587, ठीक है, 1587 जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसमें जो इसकी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है वो कौन से नंबर पर है, ये आपको 37th नंबर पर जो है ये आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है ना। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये एक मात्र यहाँ पर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको टॉप 100 में देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है ना। CSIR जो है इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। पहली बात है, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली एट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। द थीम फॉर 2021 इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। द E100 प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल। तो अभी आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हर साल जो है ये 5 जून को यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की अगर हम थीम के बारे में बात करेंगे तो ये थीम है आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो 1972 में यहां पर स्टेब्लिश किया था, है ना। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 1972 में हुआ था, और ये यहाँ पर स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, वहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी आपका जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है ये इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए 2021 से लेकर 2030 तक का यहाँ पर जो है एक डिकेड प्लान यहाँ पर स्टार्ट किया कि भाई हमें अपने इकोसिस्टम को यहाँ पर रिड्यूस करना है ना। तो ये भी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और एक बात ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने अभी यहाँ पर क्या किया है कि E100 जो है एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। इसको कहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया, मतलब आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पर स्टेप है। और ये जो है ये पुणे में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि इसमें जो है बात करी गई है कि लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि E100 प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं है, ये किसने लॉन्च किया, ये भारत सरकार ने जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया है ना। अभी इसके ऊपर UPPCS का जो एग्जामिनेशन हुआ है प्री, उसमें ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि ये किससे रिलेटेड है ना, E100 प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा ये इथेनॉल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। भारत सरकार ने जो है इसको यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर स्टार्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें E20 भी करके यहाँ पर आपको एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, है ना। E20 नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर क्या करेंगी कि जो यहाँ पर E20 नोटिफिकेशन है इसमें यहाँ पर ये बात होती है कि इसमें सभी ऑयल कंपनीज जो हैं, है ना, वो यहाँ पर क्या कह सकती हैं कि 20% ब्लेंडेड जो पेट्रोल है ना, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पर अब बेच सकते हैं, ठीक है। 20% इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है वो यहाँ पर बेच सकते हैं। और इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पर ये भी डेट भी यहाँ पर डिसाइड कर दी है कि आप 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो यहाँ पर आप सभी ऑयल कंपनीज यहाँ पर बेच सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो E20 यहाँ पर ये है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट नहीं किया, भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। सो 1 और 2 जो है ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है भाई उस कन्वेंशन में, है ना, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो कि आपको करेक्टली मैच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे बसेल कन्वेंशन हो गया, रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर मैच होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बसेल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। तो देखिए बसेल कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बसेल कन्वेंशन जो है ये कब फोर्स में आया था, ये 1992 में जो है वो यहाँ पर आपको फोर्स में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है ना, मतलब बसेल कन्वेंशन जो है वो आप ये कहेंगे कि इसमें हमने इसलिए इसको बनाया है ताकि जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स होती है हजार्डस वेस्ट की, है ना, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करें कि हम लोग जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम करें, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, है ना, उनसे जो वेस्ट होता है वो लेस जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ट्रांसफर ना हो, और सेफ डिस्पोजल जो भी यहाँ पर हजार्डस वेस्ट होते हैं उनको ओरिजिन वाला जो यहाँ पर कंट्री होती है, सोर्स ऑफ जनरेशन जहां पर होता है वहीं पर डिस्पोज किया जाए। इसके ऊपर ये बासेल कन्वेंशन जो है ये आपको बेस देखने को मिलेगा। मतलब बासेल कन्वेंशन जो है ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्टली आपको मैच यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो रॉटरडैम जो यहाँ पर बात करेगा ये केमिकल्स के बारे में और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पेस्टिसाइड्स को और जो भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर बैन है, उनके ऊपर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनको रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई है ना, एनवायरमेंट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री वगैरह के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि उसके बारे में जो है वो यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया रॉटरडैम कन्वेंशन जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन यहाँ पर ये रखता है कि भाई जो चीजें यहाँ पर बैन है ना, या फिर सीवियरली यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड आपको देखने को मिलेंगी उनका आप यहाँ पर प्रयोग ना करें।
तो रॉटरडैम कन्वेंशन जो है ये इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, हजार्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, इससे रिलेटेड आपको ये देखने को मिलता है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो परसिस्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है उससे हमें ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इससे रिलेटेड आपको देखने को यहां पर मिलेगा। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये आपस में बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरीके से एग्जामिनेशन में मैच करने को क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, ब्लैक कैट, एनएसजी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपको एनएसजी से रिलेटेड यहां पर करेक्ट दिए गए हैं। इट इज अ काउंटर टेररिज्म यूनिट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको यहां पर बनाया गया है। द आइडिया बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिट केम इन द आफ्टरमाथ ऑफ ऑपरेशन निस्तर। तो ऑपरेशन निस्तार या निस्तर जो है उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि ये सोचा गया कि हमें इस तरीके की एक यूनिट यहां पर जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको सही देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, ये काउंटर टेररिज्म यूनिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो टेररिज्म वगैरह होता है, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए, है ना, ये जो यूनिट है वो यहां पर आपको काम करती हुई यहां पर दिखाई देती है ना। और इसके बाद अगर हम एनएसजी के बारे में बात करेंगे तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1986 में यहां पर हुआ था, और इसके लिए हमने एनएसजी एक्ट जो है ना, एनएसजी एक्ट वो कब का है, वो है 1986 का। तो उसके तहत हमने यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया था। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, एनएसजी का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ये आपको मानेसर, ठीक है, मानेसर गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव यहां पर कहते थे, वहां पर आपने जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या हुआ कि आइडिया जो इस तरीके की फोर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये क्या हुआ है कि ऑपरेशन निस्तार जो है उससे रिलेटेड नहीं है ये, है ना। याद रखिएगा इस तरीके की जो फोर्स होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, वो हमको यहां पर किस ऑपरेशन के तहत देखने को मिली, तो वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सभी को पता है ना, भिंडारवाली का जो नाम यहां पर आता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपको देखने को मिलेगा अक्षरधाम टेम्पल जो है, उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, उस पर जो अटैक हुआ था, फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, है ना, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑपरेशन निस्तार के बाद नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो यहां पर हुआ था, उसके बाद इसका यहां पर आइडिया आया था कि इस तरीके की यूनिट जो है वो एक यहां पर बनानी चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहां पर ऑपरेशन निस्तार के बारे में देखेंगे तो ये क्या है कि ऑपरेशन निस्तार जो है ना, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कई सारा मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंडियन जो हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या हो गए थे, इंडियन आप ये कह सकते हैं कि उनको मतलब 38 इंडियंस थे, वो उनको इवैक्यूएट यहां पर किया गया था। ठीक है, और इवैक्यूएशन यहां पर आपको देखने को मिला, और ये इवैक्यूएशन जो है वो कहां से हुआ था, ये हुआ था यमन में, है ना। तो यमन में फंस गए थे 38 इंडियन, क्यों, क्योंकि यहां पर एक साइक्लोन आ गया था। ठीक है, तो इस साइक्लोन से 38 इंडियंस को बाहर निकालने के लिए हमने ऑपरेशन निस्तार यहां पर स्टार्ट किया था, और इस साइक्लोन का जो नाम था इसको बोलते हैं मैकुनू। ठीक है, तो मैकुनू साइक्लोन से हमने 38 इंडियंस को जो है वो यहां पर बाहर निकाला था। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट बताइए, तो वन ओनली जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आजकल फिर से न्यूज में है, और अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेवीज 30 ईयर सबमरीन प्लान। ठीक है, इंडियन नेवी का जो 30 ईयर सबमरीन प्लान है उससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात यहां पर बताई जा रही है कि द प्लान इंक्लूड इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 24 कन्वेंशनल सबमरीन बाई 2030, है ना। हम लोगों को 2030 तक जो है वो यहां पर क्या करना है कि 24 कन्वेंशनल सबमरीन जो है इंडिजिनस लेवल पर यहां पर बिल्ड करनी है। प्रोजेक्ट 75-1 एंड प्रोजेक्ट 75 आर द पार्ट ऑफ दिस प्लान। INS अरिहंत एंड INS अरिघाट आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कमीशन अंडर दिस प्लान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेगा।
अब यहां पर क्या है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन, ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने यहां पर क्या किया था कि 1999 में, ठीक है, 1999 में एक यहां पर जो है 30 ईयर जो सबमरीन बिल्डिंग प्लान है वो यहां पर अप्रूव किया था, ठीक है, कि भाई हम लोग यहां पर क्या करेंगे 30 साल में जो है वो हमको यहां पर कुछ सबमरीन वगैरह जो है वो यहां पर बनानी है। तो ये अप्रूव कब हुआ था? 1999 में यहां पर जो है अप्रूव किया गया था। और इसमें 24 जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, ठीक है, जिसको हम इंडिजिनियस लेवल पर यहां पर बनाएंगे, वो बात भी यहां पर आपको देखने को मिली, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट 75 जो 1 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको यहां पर अप्रूव कब किया गया था? ठीक है, ये अप्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा 2007 में, ठीक है। तो 2007 में इसको अप्रूव किया गया था। और ये आप कह सकते हैं कि जो नेवी का 30 ईयर प्लान फॉर इंडिजीनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन है उसका ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि जो ठीक है, पहले जो आपका प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट 75, उसके बाद ये प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। और इसमें यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो है 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन यहां पर बनाई है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है जैसे कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, वो आपको बनती हुई देखने को मिली, है ना। और कलवरी क्लास की जो सबमरीन है वो कौन सी क्लास के ऊपर बेस्ड है? ये स्कॉर्पियन क्लास जो आपको सबमरीन देखने को मिलेंगी फ्रांस की, तो उसके ऊपर यहां पर हमने कलवरी क्लास जो है उसको यहां पर अभी बनाया है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि ये कहां पर बनी थी, ये मजगांव जो डॉक लिमिटेड है, ठीक है, बिल्ट एट मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, वहां पर जो है इसको हमने बनाया था, ठीक है, मजगांव डॉक लिमिटेड पर इसको हमने बनाया था। और अभी यहां पर क्या हुआ था कि आईएनएस करंज, ठीक है, आईएनएस करंज को हमने जो है वो मार्च 2021 में अभी यहां पर कमीशन भी किया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्ट 75 पहले था जिसके तहत हमने कलवरी क्लास जो स्कॉर्पियन क्लास के ऊपर बेस्ड है जिसको मजगांव डॉक लिमिटेड में हमने बनाया था, और इससे हमने डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन यहां पर डेवलप करी थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो ये 24 हम यहां पर सबमरीन बनाएंगे ना, इसमें से 6 जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? वो न्यूक्लियर रहेंगी, ठीक है। 6 जो है वो आपको न्यूक्लियर पावर्ड देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहां पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि आईएनएस अरिहंत जो है वो यहां पर एक न्यूक्लियर सबमरीन आपको देखने को मिलेगी, है ना। अभी के समय पर आईएनएस अरिहंत ही है। और ये भी आईएनएस अरिघाट जो है ये भी आपको न्यूक्लियर सबमरीन देखने को मिलेगी, जिसको कमीशन जो है वो जल्दी कमीशन यहां पर किया जाएगा, अभी कमीशन नहीं हुआ है, ठीक है। जल्दी जो है वो उसको हम यहां पर क्या करेंगे, इसको यहां पर कमीशन जो है वो यहां पर करेंगे अभी, लेकिन यहां पर इसका कमीशन जो है वो यहां पर नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। लेकिन ये भी क्या है कि ये भी एक आपकी न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। काफी न्यूज में था ये पर्टिकुलर इवेंट, तो एग्जामिनेशन में आपसे इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि करेक्ट हैं। तो यहां पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। द इंडेक्स इनविसेस द प्रोपल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू अंडरटेक मल्टी-pronged इंटरवेंशन टू ऑब्टेन ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम्स। इट इज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जो यहां पर पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था वो कब किया गया था? ये 2019 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो रेफरेंस ईयर था, है ना, मतलब जिस चीज को ध्यान में रखकर जो रेफरेंस ईयर हमने यहां पर बनाया था वो 2017 और 18 देखने को मिलेगा, ठीक है। 2017-18 को हमने एक रेफरेंस ईयर यहां पर बनाया था, ठीक है। और अभी यहां पर क्या है कि इसमें अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसको जो इनिशिएट किया है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने यहां पर इसको इनिशिएट किया है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि
ये इंडेक्स यहाँ पर ये देखता है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने यहाँ पर इंटरवेंशन करी है, ठीक है, अपना जो भी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है उस पर्टिकुलर स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, ताकि एजुकेशनल जो आउटकम्स हों वो यहाँ पर ऑप्टिमल आपको देखने को मिले, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जाता है ना, जैसे कि एक्सेस हो गया, है ना, एजुकेशन की एक्सेस यहाँ पर किस तरीके की है, और उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ठीक है, वो यहाँ पर किस तरीके की आपको देखने को मिल रही हैं, है ना। उसके बाद इक्विटी, ठीक है, इक्विटी हो गया, फिर आपकी गवर्नेंस जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, तो ये सब चीजें जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और उसके बेसिस पे ये जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पीजीआई जो होता है वो यहाँ पर स्टेट यूनियन टेरिटरी की हेल्प करता है कि जो भी गैप्स हैं, है ना, और क्या क्या प्रायोरिटी वगैरह आपको लेनी है ताकि आप अच्छी तरीके से जो प्रॉपर आउटकम वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल सके, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने, सो बोथ 1 एंड 2 जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रिवर ओरिजिनेट इन द वरुसनाडु हिल वेस्टर्न घाट। तो आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे जो है वो आपको ये बताना है कि ये कौन सी रिवर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये रिवर जो है वो कहां पर ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट में होती है, और वरुसनाडु जो हिल है वहां पर ये ओरिजिनेट होता हुआ देखने को मिलेगा। द रिवर ट्रेवल थ्रू द पांड्यानाडु रीजन ऑफ तमिलनाडु। द रिवर एम्प्टीज इनटू द पाक स्टेट नियर द पंबन ब्रिज। द रिवर फाइंड्स अ मेंशन इन संगम लिटरेचर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो अब इसमें क्या है कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसकी बात हो रही है, जो रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है आपका वैगई रिवर, है ना। तो वैगई रिवर जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये आपको जो है ये सनाडु जो हिल है वहां से ये ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है, और पांड्यनाडु रीजन तमिलनाडु से होते हुए ये आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अच्छा, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आप याद रख लेना क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो अब एग्जामिनेशन में ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में याद रखिएगा, इसमें सुरुलियारू, ठीक है, ये हो गया आपका सुरुलियारू, है ना। फिर उसके बाद मुल्लैयारू, ठीक है, उसके बाद वरागनाथी, ठीक है, वरानगादी, फिर उसके बाद मंजलारू, कोट्टागुड़ी, ठीक है, कोट्टागुड़ी, और उसके बाद उपारू, ठीक है। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये टोटल इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो ये 258 किलोमीटर की इसकी लेंथ यहाँ पर है, और पाग स्ट्रेट में पंबन ब्रिज के पास जो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा ये एक हेरिटेज रिवर भी है ना। ये क्या है, ये आपका एक हेरिटेज रिवर भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और हेरिटेज रिवर जो है वो मैं से यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप ये कह सकते हैं कि वैगई जो है ये मदुरई वगैरह से जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि मदुरई से यहाँ पर वैगई रिवर क्यों मैं कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मदुरई से जो है वो यहाँ पर फ्लो करती थी, है ना। और मदुरई जो है आप ये कह सकते हैं कि ये पांड्या जो किंगडम आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसका पार्ट था जो कि तमिलनाडु वगैरह में आपको रूल करता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो है ये आपको देखने को मिला। और संगम लिटरेचर में जो है आप ये कह सकते हैं कि इसका आपको जो नाम वगैरह है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है ये वैगई रिवर से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जामिनेशन में इसके ऊपर जो है वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ये G7 कंट्रीज के बारे में कुछ आपसे यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। जैसे पहला बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। द G7 कंट्रीज हैव नो मेंबर नेशन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। G7 कंट्रीज में से सदर्न मेंबर्स में से कोई भी यहाँ पर कंट्री मेंबर नहीं है,
ऑल द मेंबर्स ऑफ द G7 ग्रुप आर मेंबर्स ऑफ G20। तो G20 के मेंबर्स हैं जितने भी G7 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए G7 कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में आपको देखने को मिलेगी। इसका काम क्या होता है? इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसीज वगैरह ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर बनाते। अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें आपको यूके देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद जैसे फिर अगली कंट्री अगर हम देखेंगे तो कनाडा यहाँ पर हो गया, ठीक है, फ्रांस यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इटली हो गया आपका, ठीक है, जापान यहाँ पर हो गया और यूएसए। तो ये 7 कंट्री जो हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूएसए। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं ये सब चीजें जो हैं ये सारी की सारी कंट्री जो है ये G20 का मेंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर क्या है कि ये आपको जो है आपको G20 का जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इसमें आपसे जो है वो एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपसे एक चीज ये पूछा जा सकता है कि रशिया ने G7 कंट्रीज को कब ज्वाइन किया था। ठीक है, तो रशिया ने G7 कंट्रीज को ज्वाइन किया था 1997 में। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्या था कि ये G8 था, है ना, उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि रशिया को भी इंक्लूड कर लिया गया, है ना। तो इसने यहां पर कब ज्वाइन किया था? 1997 में इसने इसको ज्वाइन किया था और उसके बाद इसका जो एग्जिट यहां पर हुआ था वो कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसने क्रीमिया को यहां पर एनेक्स कर लिया था, जिसकी वजह से बाकी की जो कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर क्या कर दिया कि इसको बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये इसका एक कारण है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर आप ये कह सकते हैं कि G7 जो कंट्रीज हैं इनका यहाँ पर कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, है ना। कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनका और इसका कोई हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट वाइज जो चीजें हैं वो यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी एनुअल समिट वगैरह होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा G7 मेंबर्स में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, है ना, या फिर सदर्न हेमिस्फीयर से कोई कंट्री नहीं है ना। जैसे इंडिया, ब्राजील वगैरह चाहते हैं कि इनको G7 में कंट्रीज में उनको जगह मिले, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनको अभी तक जो है वो कोई जगह वगैरह यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको कोई कंट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसमें कोई भी जो कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखेंगे, है ना, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं तो नाइदर वन नॉट टू जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्योंकि आपसे पूछा ही क्या गया है, आपसे यही पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन कौन सी जो है कंट्रीज हैं, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी ना आपसे थोड़ा ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी सबमिट वगैरह कहाँ पर हुई, कैसे हुई, है ना। तो अभी जो लेटेस्ट वाली हुई थी वो 47th हुई थी, है ना। 47th जो है ये आपको कैरिबिस बे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 47th जो है ये 2021 में यहाँ पर हुआ था और ये यहाँ पर कैरिबिस बे जो कि यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा वहाँ पर हुआ था। 2022 में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 48th होगा और 48 जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसके पहले जो है वो 46 यहाँ पर होने वाली थी यूएसए में, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीईओ वाटर मैंडेट, है ना। सीईओ वाटर मैंडेट से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें आपको दी गई हैं और आपसे यहाँ पर जो है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीईओ वाटर मैंडेट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज अ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एफर्ट ऑफ कंपनीज टू बेटर देयर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंडाज एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पर आपका सीओ वाटर मैंडेट है ना, मतलब अगर हम सीओ वाटर मैंडेट के बारे में बात करेंगे तो ये एक स्पेशल इनिशिएटिव होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंड द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि इसमें यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश यहाँ पर कब किया गया था, है ना, इसको इस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था 2007 में। ठीक है, तो 2007 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें इनका जो पर्पस है वो यहाँ पर ये है, इसका एम जो है वो ये है कि भाई आपको थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा एफर्ट्स जो कंपनीज के होते हैं, है ना, ताकि वो लोग अपने वाटर और सैनिटेशन एजेंडा के ऊपर जो है वो थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करें, है ना। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि एक यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एफर्ट ऑफ कंपनी टू बेटर देयर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंडाज। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। इसका गलत क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, लेटेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन सी पर्टिकुलर कंपनी है, पीएसयू है, जिसने यहाँ पर साइन किया है। तो एनटीपीसी ने जो है अभी लेटेस्ट में यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर मैंडेट को यहाँ पर साइन किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीईओ वाटर मैंडेट जो है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो है ना, मतलब अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो टू ओनली जो होगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द सी स्नॉट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो यहां पर ये सी स्नॉट के बारे में बात हो रही है। पहली बात है कि ये क्या है कि इट इज अ मरीन म्यूकुलेज विच इज थिक एंड ग्लूई सब्सटेंस, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्गे आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द फिश पॉपुलेशन एंड कोरल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज अगर न्यूज वगैरह में रहती है तो आपसे जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सी स्नॉट के बारे में बात हो रही है। तो सी स्नॉट में एक ये मरीन म्यूकुलेज है। म्यूकुलेज मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे, है ना, गोंद जैसा नहीं होता है, मतलब, या फिर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा थिक, है ना, या थोड़ा सा जो है वो चिपचिपा सा जो पदार्थ यहाँ पर होता है। ठीक है, उसको हम इस तरीके के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अभी आपसे ये बोला गया है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिए गए हैं, उसके बेसिस पे बताना है। तो देखो, सी स्नॉट जो होते हैं ये एक मैरीन म्यूकुलेज होते हैं जो कि थिक और ग्लूई सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा विस्कस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा विस्कस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ब्राउन कलर के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये थोड़ा सा एक जो है ये आपको फोमी सब्सटेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थिक भी होते हैं, ग्लू भी यहाँ पर होते हैं, ग्लू जैसा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। और आप यहाँ पर एक चीज ये भी देख सकते हैं कि ये तब यहाँ पर फॉर्म होते हैं जब एल्गेई वगैरह जो होते हैं ये थोड़ा न्यूट्रिएंट से यहाँ पर ओवरलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन जो चीजें होती हैं वो ज्यादा होती हैं, और क्लाइमेट चेंज, है ना, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि एल्गेई वगैरह जो है वो न्यूट्रिएंट से यहाँ पर जो है आपको ओवरलोड यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो है ना, तो न्यूट्रिएंट ओवरलोड तब होते हैं जब यहाँ पर क्या होता है कि वार्म वेदर में जब एल्गेई वगैरह यहाँ पर रहते हैं तब वो ओवरलोड आपको जल्दी होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इसकी वजह से लिखा हुआ है कि इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द फिश पॉपुलेशन एंड कोरल्स। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स दिख रहा है इसलिए हार्मफुल नहीं होंगे ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होता है। ठीक है, इसकी वजह से काफी सारे लोग जो है, ठीक है, जो फिश वगैरह होती हैं, कोरल्स, स्पॉन्जेस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर नष्ट होते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है तो तीसरा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और दो स्टेटमेंट दिए गए और आपसे ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है। द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व जॉइंटली बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है इसको यहाँ पर कौन कौन मनाता है, WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है,
दूसरी बात है कि द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी स्टेब्लिश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की हैं वो ज्वाइंटली यहाँ पर ऑब्जर्व करती हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, है ना। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन वगैरह में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ भाई साहब कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो होता है वो यहाँ पर कब आता है ना। एक ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली जो है वो यही पूछ लेंगे, है ना, कि ये बताओ कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि देखिए कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट डेज वगैरह यहाँ पर होते हैं ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। और ये क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि एक बार हम पढ़ लेंगे और ऐसे काम बन जाएगा, तो ऐसे नहीं बनता है काम, है ना। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चीजें जो है वो पढ़ती रहनी पड़ेगी, है ना। लिस्ट से याद नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें जो है वो थोड़ा समझनी पड़ेगी। जितना आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को देखोगे उतना आपको बेनिफिट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी 2021 में भी यहाँ पर सेफ्टी डे यहाँ पर मनाया गया होगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वर्ल्ड फूड, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर कब मनाया गया, तो 2021 में जो हमने इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया वो 7 जून को यहाँ पर सेलिब्रेट किया, ठीक है, 7 जून को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपसे जो है वो ये भी पूछा जा सकता है ना, कि थीम वगैरह बताइए आप, है ना। तो थीम याद रखना, इसको बोलते हैं सेफ फूड टुडे, ठीक है, सेफ फूड टुडे, ठीक है, नॉट सेम नहीं, सेफ होगा, है ना, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है, सेफ फूड टुडे, ठीक है, फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है। ये जो है इसका यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर इसका थीम यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई कौन इसको सेलिब्रेट करता है, तो बिल्कुल सही बात है ना, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में, तो उनके द्वारा इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद याद रखना कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इस डे को कब सेलिब्रेट किया गया था, इसको सेलिब्रेट किया गया था 2019 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि इसको किसने, WHO और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ज्वाइंटली यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया है, ठीक है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, इसको 1963 में जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड जो प्रोग्राम है उस फ्रेमवर्क के तहत इसको यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर आपको या सेक्रेटरिएट जो देखने को मिलेगा ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के हेडक्वार्टर में देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको स्टेब्लिश इसलिए किया गया था ताकि जो कंज्यूमर्स वगैरह की यहाँ पर हेल्थ वगैरह होती है उसको इंश्योर किया जाए, है ना, फूड ट्रेड वगैरह में फेयर प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो बनाई जाए। तो ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपसे देखिए क्या बोला गया है, ठीक है, कि पहला जो इसमें बात होगी कि इसमें बताया जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई फैमिलिया, ठीक है। तो आई फैमिलिया से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहाँ पर, ठीक है, सही देखने को मिलेगा। सो इट इज लॉन्च बाय द इंटरपोल और इट इज ग्लोबल डेटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए। बोनापार्टे इज अ डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरपोल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। और आपसे जो है वो एक चीज यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है ना। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ये फ्रांस में एक शहर है जिसको बोलते हैं ल्योन, और ये फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर इसका जो है ये हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब अभी यहां पर क्या हुआ है कि इंटरपोल ने एक नया ग्लोबल डेटाबेस है ना, ये क्या है, ये ग्लोबल डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा। ये चीज जो है वो यहां पर क्या करी गई है,
वो यहाँ पर स्टार्ट करी गई है किसके द्वारा, इंटरपोल के द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल डेटाबेस है कि जो भी मिसिंग पर्सन वगैरह होते हैं, है ना, जो डीएनए के बेसिस पे कोई मिसिंग पर्सन है तो उनको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सब लोगों के डेटाबेस आप फिक्स कर दोगे तो उससे आप क्या कर सकते हो कि चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्लोबल डेटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो भी इंटरनेशनल सर्चिंग वगैरह के लिए जो डेटा वगैरह यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका डीएनए वगैरह, उसके लिए कंसेंट वगैरह जो है वो आपसे यहाँ पर मांगेंगे। ठीक है, और उसमें यहाँ पर क्या है कि डीएनए में आपका यहाँ पर चीजें रहेंगी और इसमें एक डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बोनापार्टी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर भाई साहब डिस्कस करता हूँ ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूज वगैरह में इस तरीके की चीजें जो है वो रहती हैं और उनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल आपके सही है। तो याद रखिएगा आई फैमिलिया जो है वो किस तरीके का इनिशिएटिव है जिसको इंटरपोल ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, बाकी आप हमारे डेली न्यूज एनालिसिस के साथ जुड़ लीजिए। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी होगी, एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, क्योंकि इसमें मैं न्यूज भी डिस्कस करता हूँ, एडिटोरियल भी कवर करता हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे रोज मैं 5 क्वेश्चन वहां पर डिस्कस करता हूँ। तो एक महीने में आपके 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 249 में एक महीने का सब्सक्रिप्शन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो हमारे कुछ स्पेशल सेशंस वगैरह होते हैं वो सब चीजें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एसएसबी का बैच जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है, अगर आप इसमें भी इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। रेस्ट हमारा नया एसएसबी बैच जो है वो भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो किसी भी तरीके की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से चैट ऑप्शन के थ्रू भी आप चीजों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।